Hello everyone, I am Akshay and today we will start our 8th lecture of the thermodynamics. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हमने सबसे पहला टाइप देखा था उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एक बार जस्ट उसको रिवाइज करके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि हमें एक मोल बनाना है। एक मोल किससे बनाना है, हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है और उन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से एक मोल बनाने के लिए जितनी एनर्जी इवॉल्व होगी या जितनी एब्जॉर्ब होगी उसको क्या बोला था हमने, उसको बोला था हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर वहाँ पे हमने स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी देखा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन देखा, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है हमारा हीट ऑफ कंबशन। तो सेकंड टाइप की हीट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सेकंड टाइप है हमारा हीट ऑफ कंबशन। कंबशन का मीनिंग तुम लोगों को पता होगा। कंबशन का मतलब होता है बर्न करना। बर्न करना, और बर्न करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। मतलब किसी भी सब्सटेंस को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ मतलब मैं उसका कंबशन कर रहा हूँ। ये चीज क्लियर हो रही होगी शायद कि अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ मतलब उसका कंबशन हो रहा है। तो कंबशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि कंबशन का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना। अब एक और तरीके से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मतलब वो सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज करना चाह रहे हैं। ये चीज क्लियर है कि अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। और कब तक ऑक्सीडाइज करेंगे, जब तक वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता तब तक उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। या जितना रिक्वायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें रिक्वायरमेंट है तब तक उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। उसमें जो हीट इवॉल्व होगी उस हीट को हमने क्या बोला हुआ है, उस हीट को हमने हीट ऑफ कंबशन बोला हुआ है। आई थिंक चीज क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पे या तो मैं बर्न वर्ड यूज करूं या मैं उसको ऑक्सीडाइज करने वाला वर्ड यूज करूं, दोनों चीजें सही है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने को हम बर्निंग भी बोलते हैं और उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। दोनों चीजें यहाँ पे सही है। तो एक मोल होना चाहिए। यहाँ पे भी एक मोल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि एक मोल होना चाहिए। अगर एक मोल सब्सटेंस है उसको मैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा हूँ तो जितना हीट इवॉल्व होगा उसको क्या बोलूंगा मैं, सिंपल उसको बोलूंगा मैं हीट ऑफ कंबशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं हीट ऑफ कंबशन के अंदर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कंबशन होता है उसमें हमेशा हीट क्या होती है, इवॉल्व। हमेशा हीट क्या होती है, रिलीज। और जब कभी भी हीट रिलीज होती है, जब कभी भी हीट एब्जॉर्ब होती है तो उस चीज को हम सिंपल क्या बोलते हैं कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल चाहिए तो हीट ऑफ कंबशन उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं, कुछ इसके एग्जांपल के थ्रू जाते हैं, उसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन क्या है, इट इज डिफाइंड द चेंज इन एंथैल्पी। हमेशा ये बात कर रहा हूं कि चेंज इन एंथैल्पी हमारे पास क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन है। व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस हमने लिया हुआ है, इज कंप्लीटली बर्न हो रहा है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीटली बर्न हो रहा है, उसको क्या बोल दिया हमने, तो कितना होना चाहिए, एक मोल होना चाहिए उसको। क्या उसमें जो हीट इवॉल्व होगी उसको क्या बोल दिया हमने, हीट ऑफ कंबशन या डेल्टा एच कंबशन। ये इसका सिंपल सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। अब डेल्टा एच कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब ये हमेशा क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। डेल्टा एच कंबशन में हमेशा हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। कंबशन के दौरान कभी भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होती है। आगे चलते थोड़ा सा और एग्जांपल जो समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि मीथेन गैस प्लस 2O2 गैस CO2 2H2O लिक्विड। ये अगर तुम्हें पता होगा तो इस तरीके से हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं, कंबशन की रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CH4 को मैं बर्न कर रहा हूँ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड और मेरे पास वाटर बन के निकलता है। तो यहाँ पे इस पूरी प्रोसेस के दौरान क्या निकल के आ रहा है, इसका डेल्टा एच जब हम निकाला, इसका एंथैल्पी चेंज निकाला तो वो एंथैल्पी चेंज कितना निकल के आ रहा था, -890.3 किलो जूल। ये वैल्यू जस्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आगे देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, कि इसका कितना मोल लिया है मैंने, इसका 1 मोल लिया और 1 मोल के लिए कुछ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट था वो लगा, उससे CO2 और वाटर बना। तो यहाँ पे 1 मोल के लिए इतना हीट लगा। मतलब यहाँ पे जो डेल्टा एच कंबशन, यहाँ पे जो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर कोई तुम्हें बोलता है कि डेल्टा एच कंबशन फॉर CH4 गैस इस रिएक्शन के लिए कितना होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी -890.3 किलो जूल। ये जो वैल्यू लिखी हुई यही किसके बराबर होगी, ये डेल्टा एच कंबशन ऑफ CH4 गैस के बराबर होगी। क्योंकि ये जो चीजें ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से हम इस चीज को बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई बोलता है ये रिएक्शन देखिए कि बताओ इसका कंबशन के लिए कितना हीट ऑफ कंबशन लगेगा, तो वो आंसर होगा -890.3 किलो जूल। काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है। आगे चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे मैंने किसको लिया हुआ है, मीथेन गैस को लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने इथेन गैस को लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2CH3CH7O2 इस तरीके से कुछ रिएक्शन होगी। इसका डेल्टा एच कितना आ रहा है, -745.6 किलो कैलोरी। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे निकल के आ रही है।
अब अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई मुझे पूछता है कि बताओ डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H6 गैस का वैल्यू बताओ, तो तुम क्या आंसर दोगे यहाँ पे? तुम्हें क्या लगता है कि क्या आंसर, क्योंकि कंबशन तो हो रहा है तो कंबशन केस डेल्टा एच के बराबर होगा, तो क्या मैं बोलूंगा डेल्टा एच कंबशन इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एच? यहाँ पे डेल्टा एच के बराबर नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं डेल्टा एच के बराबर नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये 2 मोल के लिए इतनी वैल्यू निकल के आ रही है, लेकिन यहाँ पे पहले से डेफिनेशन क्या है कि 1 मोल के लिए जितना लगेगा वही आंसर होगा। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H6 गैस का क्या आंसर होगा, तो क्या मैं बोल दूं कि अगर 2 मोल के लिए इतनी हीट लग रही है तो 1 मोल के लिए कितनी लगेगी? तो ये हो जाएगी -75.6 डिवाइडेड बाय 2 किलो कैलोरी। ये वैल्यू मेरा आंसर निकल के आएगा। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगा तो मैं बोलूंगा कि डेल्टा एच कंबशन की वैल्यू कितनी होगी C2H6 के लिए इस इक्वेशन के अंदर, तो वो वैल्यू होगी -745.6 डिवाइड बाय 2 किलो कैलोरी। आई थिंक चीज क्लियर होगी। काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है, 1 मोल को बर्न करना है, सिंपल से इतना याद रखना है, ठीक है। अब इसका हीट ऑफ कंबशन का यूज कहाँ आता है? हीट ऑफ कंबशन का यूज आता है हमारा किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। कोई फ्यूल कितना एफिशिएंट है उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हीट ऑफ कंबशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का सिंपल सा मीनिंग क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू के पहले डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं हम, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन कैलोरी और जूल। मतलब यहाँ पे जो हीट अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है when 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न और ऑक्सीडाइज। 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे हम? कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम के लिए बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 ग्राम के लिए जितना हीट रिलीज होगा या जितना हीट इवॉल्व होगा उसको क्या बोलूंगा मैं? हीट ऑफ कंबशन। तो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? कि तुम्हें बोल सकता हूं कि तुम्हें डेल्टा एच कंबशन और किसके लिए निकालते हैं? 1 मोल के लिए निकालते हैं। अगर मुझे 1 ग्राम के लिए निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? मोलार मास। तो अगर मेरे पास डेल्टा एच कंबशन दिया है और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा अगर मोलार मास से, तो मेरे पास पर ग्राम पता लग जाएगा कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से अगर कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास आंसर आएगा डेल्टा एच कंबशन डिवाइड बाय मोलार मास। तो उससे हम आंसर निकाल सकते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ठीक है। आई थिंक चीज क्लियर होगी। जैसे कि एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ये जो एग्जांपल 1 लिया हुआ है हमने, यहाँ पे एग्जांपल 1 जो लिया हुआ है ये वाला, इस एग्जांपल 1 को देखते हैं। तो इस एग्जांपल 1 में अगर कोई मुझे पूछता है कि बता ये जो CH4 गैस है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो मैं बोलता हूँ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन तो ये होगा मेरे पास डेल्टा एच कंबशन डिवाइडेड बाय CH4 का मोलार मास कितना है? CH4 का मोलार मास है 16, तो ये कर दिया 16। तो अगर डेल्टा एच कंबशन कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है -890.3 डिवाइड बाय 16। तो ये तुम्हारे पास आंसर निकल जाएगा। और ये क्या निकल के आएगा तुम्हारे पास? किलो जूल पर ग्राम। ये पर ग्राम निकल के आएगा क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम के लिए निकल जाती है, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर डेल्टा एच कंबशन दिया हुआ है तो उसके उस सब्सटेंस जिसका तुम बात कर रहे हो, जिसको तुम बर्न कर रहे हो, उसके मोलार मास से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? कैलोरीफिक वैल्यू की, ठीक है। अब कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है कि जिससे मैंने तुम्हें बताया था कि एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल को हम मेजर करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू से। तो जितनी ज्यादा एफिशिएंसी फ्यूल की होती है उतनी ज्यादा, मतलब जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसकी उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि वो तुम्हें डिफरेंट डेटा देके बोल देता है कि बताओ कौन सा फ्यूल ज्यादा एफिशिएंट है। तुम्हें सिंपल सा हर एक की कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। कैलोरीफिक वैल्यू निकाल के तुम्हें कंपेयर करना है कि कौन सा फ्यूल ज्यादा एफिशिएंट होगा। आई थिंक चीज क्लियर होगी। काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है। कंबशन के बारे में तुम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड टाइप जिसका नाम है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन से तुम क्या समझते हो? न्यूट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? न्यूट्रलाइजेशन से हम समझते हैं कि एसिड और बेस को मिला दिया तो न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ये रिएक्शन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वहां पे जो हीट एक्सचेंज होता है उसको हम जहाँ पढ़ते हैं वही है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मतलब एक बेस लिया, एक एसिड लिया और उनको मिक्स कर दिया। तो अब किस तरीके से उनको यूज करना है कि हम इक्विवेलेंट पढ़ चुके। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना पड़ा था, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ा था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये बोलता है कि अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लेते हैं और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं तो वहां पे जो हीट प्रोड्यूस होगा उस हीट प्रोड्यूस को क्या बोलेंगे हम? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। काफी सिंपल सा चीज है।
काफी सिंपल सा चीज है यहाँ पे कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट कौन सा लिया एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिया बेस, दोनों को मिला दिया तो हमारे वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसको क्या बोल दिया हमने, सिंपल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। थोड़ा सा जनरली पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब है वहां पे सॉल्वेंट कम है, ठीक है, ये चीज समझ सकते हैं वहां पे। तो जैसे एक एच एसिड है मेरा यहाँ पे, BOH बेस है, ठीक है, और एसिड प्लस बेस है, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, ठीक है। तो ये चीज तो सिंपल सी क्लियर है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अंदर तुम्हें कैलकुलेशन पार्ट बच रहेगा ही नहीं, कभी भी तुम्हें कैलकुलेशन पार्ट नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अंदर जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो हमें क्या पता चला कि जब हम कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब कभी भी मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, तो उन दोनों को मिलाने पे 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जब भी तुम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाओगे तब इतनी ही एनर्जी, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही, नियरली सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यही है। तो कभी भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एसिड बेस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर अगर वो हमें पूछता है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो हम वहां पर बोलेंगे कि -13.7 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। या उसको अगर जूल में कन्वर्ट करें तो जूल में हो जाएगा वो 57.1 किलो जूल पर मोल। तो 57.1 किलो जूल पर मोल यहाँ पे एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। किस कंडीशन में? जब वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस केस में तुम्हें हमेशा याद रखना है कि वैल्यू क्या आएगी डेल्टा एच की वैल्यू आएगी 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, माइनस के अंदर, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज रिमेन सेम होता है हमेशा, एंड इट इज इक्वल टू 13.7 किलो कैलोरी पर मोल और 57.1 किलो जूल पर मोल। उसको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दिया, हमें पता है 4.2, 1 कैलोरी को 4.2 जूल होता है, वो हमने कन्वर्जन लगाया है, ठीक है। जैसे कि HCl प्लस NaOH, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को मिलाया तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। इसी तरीके से H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को मिलाया तो आंसर क्या आ रहा है, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे तुम कभी भी किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाओगे तो हमेशा आंसर आएगा -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, कोई डाउट लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन कब? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होगी। तो हमने चलो एक बात तो कर ली कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आया और स्ट्रॉन्ग बेस आया तो हम बोल देंगे कि वहां पे -13.7 किलो कैलोरी पर मोल डेल्टा एच होगा। लेकिन अगर हमारे पास कहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस आ गया, कहीं वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, या कहीं पे वीक बेस के साथ वीक एसिड आ गया, तो इन तीनों कंडीशंस में हम क्या करें? तो खुद सोचोगे कि क्या इन तीनों कंडीशन में इतनी हीट रिलीज होगी, इससे कम होगी या इससे ज्यादा होगी? खुद सोचोगे एक बार, खुद सोचोगे कि अगर मेरे पास इन तीनों कंडीशन में, कौन कौन सी कंडीशन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड वीक बेस है, इन तीनों कंडीशन में मेरे पास जो एनर्जी रिलीज होगी, क्या वो -13.7 किलो कैलोरी से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या कम एनर्जी रिलीज होगी? अब मैं ये चीज समझाने से पहले तुम्हें समझाना चाहूंगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या डिफरेंस होता है। ये स्ट्रॉन्ग वर्ड लगाने की क्या जरूरत है और वीक वर्ड लगाने की क्या जरूरत है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कि वो एसिड जो न्यूट्रलाइज पूरे हो जाते हैं, जो पूरा आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं, वो वीक एसिड के अंदर क्या होता है कि उनका जो आयोनाइजेशन होता है, उनके जो टूटने की टेंडेंसी होती है, वो टूटने की टेंडेंसी जो होती है वो काफी कम होती है। तो होता क्या है कि जब हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाते हैं तो वीक जो होता है वो क्या होता है, वो जल्दी आयोनाइज नहीं होता, और अगर उसको आयोनाइज करना है तो हमें कुछ एनर्जी वहां पे क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एनर्जी कुछ प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो कुछ एनर्जी कहाँ पर चली जाएगी, उनको उस वीक वाली चीज को आयोनाइज करने में, और उस वीक वाली चीज को आयोनाइज करने में चली जाएगी तो जो वैल्यू ओवरऑल यहाँ पे जो रिलीज होने वाली थी उससे वैल्यू क्या होगी, हमेशा कम। तो उन तीनों कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा -13.7 किलो कैलोरी पर मोल से हमेशा क्या आएगी, कम, कभी भी इससे ज्यादा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ चली जाएगी, उस वीक बेस या वीक एसिड को आयोनाइज करने में चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, weak acid strong base, weak acid weak base is always less than 13.7 kilocalorie per mole. क्यों? Because some amount of heat is utilized in dissociation of weak acid या weak base. weak acid और weak base को तोड़ने के लिए कुछ amount of energy वहां पे चली जाएगी। तो अगर strong acid और
स्ट्रॉन्ग बेस का केस आया तो हमेशा आंसर ये होगा, और अगर इन तीनों का केस आया तो हमेशा आंसर इससे क्या होगा, कम। बस इतना भी याद रख लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। मेन चीज ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कितनी वैल्यू होती है, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि ये जो मेरे पास HCl है ये NH4OH के साथ रिएक्शन कर रहा है। HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH जो वीक बेस है, ये दोनों रिएक्शन करके NH4Cl और वाटर बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है -12.3 किलो कैलोरी पर मोल, और वो किससे वैल्यू कम आ रही है, वो 13.7 किलो कैलोरी पर मोल से कम आ रही है। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मीनिंग इतना है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इस वीक बेस को आयोनाइज, इस वीक बेस को डिसोसिएट करने में चली गई, क्योंकि वीक जो चीज होती है वो डिसोसिएट नहीं होती, और स्ट्रॉन्ग जो चीज होती है, स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो जल्दी डिसोसिएट हो जाता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे इस वीक बेस को डिसोसिएट करने में चली गई, इसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, कम। तो बस हमें बस इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इसको याद रखना है, ताकि इससे हम इसका आंसर जल्दी से फाइंड आउट कर सकें। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब चलते हैं अपने नए टाइप की तरफ, जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का क्या मीनिंग होता है, सिंपल। हाइड्रेशन मतलब पानी के साथ पानी जोड़ दो, उसके आसपास पानी जोड़ दोगे तो हाइड्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी एनहाइड्रेटेड कोई सॉल्ट है हमारे पास, उस सॉल्ट को हमें हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट करना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी सॉल्ट पार्शली हाइड्रेटेड हो, पूरे अमाउंट में हाइड्रेटेड नहीं हो, कुछ पार्शली अमाउंट में हाइड्रेटेड हो, तो उसको अगर हमें कंप्लीटली हाइड्रेट करना है तो उसको हाइड्रेट करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोल दिया हमने, सिंपल, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाँ, कोई भी एनहाइड्रस सॉल्ट है, एनहाइड्रस सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हमने बोल दिया एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। या फिर कोई भी पार्शली हाइड्रेटेड सॉल्ट है, उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, तो जो एनर्जी हमारी यहाँ पे रिलीज होगी उसको क्या बोल दिया हमने, सिंपल, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो दोनों चीजें हैं, या तो तुम बोल सकते हो कि पार्शली हाइड्रेटेड भी हो सकता है या फिर कंप्लीटली एनहाइड्रस भी हो सकता है। जैसे कि CuSO4 था हमारे पास, CuSO4 में +5H2O, तो CuSO4.5H2 हो गया, तो डेल्टा एच आ गया यहाँ पे -18.9669 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये हाइड्रेट सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि उसको एनहाइड्रस सॉल्ट से हाइड्रेट सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी यहाँ पे लगी, 18.69 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो गई। तो इस चीज को हमने क्या बोल दिया, सिंपल, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। ये काफी सिंपल सा एक टाइप है जो जनरली कहीं पूछा जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है कि जैसे कि तुमने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा होगा कि अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसेचुरेटेड कंपाउंड जिसको बोलते हैं जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड उनको बोलते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं, अगर हम सिंगल बॉन्ड के अंदर, मतलब उसको हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, तो हमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे उसी चीज को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी। मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्यों बोल रहा हूँ इसको अनसेचुरेटेड, ये तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस कन्वर्टेड इनटू फुली सैचुरेटेड कंपाउंड, ये फुली सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगे इसको करने में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये CH3 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है, ये इथीन है, ये इथाइन है, तो इथीन में एक हाइड्रोजन जोड़ा तो किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3 में। तो सिंपल सा क्या है कि किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो उस एंथैल्पी को क्या बोल दिया, उस चेंज इन एंथैल्पी को क्या बोल दिया हमने, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। काफी सिंपल सी चीज, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नए की तरफ, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। कुछ हीट ऑफ रिएक्शन तुम देखोगे तो तुम्हें नाम से पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा। हीट ऑफ एटोमाइजेशन के अंदर क्या होगा, हम एटम में कन्वर्ट करेंगे, हम एटम्स में कन्वर्ट करेंगे। किसको कन्वर्ट करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब खुद सोचो कि अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना है, तो मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसके बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि H2 है, हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हाइड्रोजन के अंदर H और H का बॉन्ड है, और H और H का बॉन्ड हो टूटेगा तभी तो वो दो हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट होगा। मतलब अगर मुझे उस हाइड्रोजन को एटम्स में कन्वर्ट करना है, उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना है, तो उसका बॉन्ड हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और उसका बॉन्ड अगर हमें तोड़ना पड़ेगा तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी।
और अगर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका क्या मतलब है कि जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता है वो एक तरीके से क्या बोल सकता हूँ कि हमेशा एंडोथर्मिक होगा। क्यों एंडोथर्मिक होगा? क्यों होगा एंडोथर्मिक? क्योंकि यहाँ पे हमें हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, तभी वो एटम में क्या हो पाएंगे, कन्वर्ट हो पाएंगे। तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन का पहले सिंपल सा मीनिंग समझते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस मैं इसके बाद करवाने वाला हूँ, तो उसमें तुम्हें चीजें क्लियर होगी। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एटम्स। बहुत सारी सिंपल चीजें, एक मोल मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है एटम्स के अंदर, तो जो हमें चेंज इन एंथैल्पी होगी या हमें जो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको क्या बोल देंगे, सिंपल हम हीट ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे कि H2 गैस है तो उसको 2H में कन्वर्ट कर दिया, तो जहाँ पे जो डेल्टा H आएगा वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ H2 गैस के बराबर आएगा। इसी तरीके से CH4 गैस को C+4H में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो डेल्टा H आएगा वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ CH4 गैस के बराबर आएगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है कि अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट करना है तो जो एनर्जी हम देते हैं उस एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे, सिंपल यहाँ पर हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, काफी सारा। और हीट ऑफ एटोमाइजेशन का क्या सिंपल सा मीनिंग, हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो उस एनर्जी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा और भी रुकोगे। तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन के बाद स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस के बारे में तुमने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा होगा। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन होके बनता है। तो रेजोनेंस एनर्जी को सिंपल सा फॉर्मूले के वाइज अगर तुम्हें याद रखना है तो रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेटेड। फॉर्मूला याद रख लोगे तो भी क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। अब मेन चीज़ है कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड वाली जो वैल्यू है वो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी, ऑब्जर्व्ड वाली वैल्यू दी हुई होगी जो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, और साथ में कुछ डेटा गिवन होगा, उस डेटा का यूज करके तुम क्या निकाल सकते हो, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलेटेड। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकाला जाता है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर थर्मोकेमिस्ट्री के। तो वहां से हीट ऑफ फॉर्मेशन तुम कैलकुलेट करके निकालोगे और एक ऑब्जर्व वैल्यू तुम्हें दी होगी, तो ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी निकल के आ जाएगी। आई थिंक चीज क्लियर होगी तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। अभी तक हमने बहुत सारे टाइप्स की रिएक्शन पढ़ी, अब हम अगले नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी नाम से पता चल रहा है किसी बॉन्ड की एनर्जी। अब कोई भी बॉन्ड अगर है उसको हम तोड़ते हैं तो हम उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो बॉन्ड टूटेगा। या फिर अगर हम बात करें और वो बॉन्ड टूट के गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हम बात करें कि गैसियस एटम्स को कंबाइन कर दो और एक बॉन्ड फॉर्म करो, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। तो एक बार बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो देनी पड़ रही है, एक बार बॉन्ड बना रहे हैं तो रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि हम एनर्जी दे के किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दें, या फिर गैसियस एटम्स को कंबाइन करके एक बॉन्ड फॉर्म कर लें। ये दोनों तरीके से हम बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम। गैसियस एटम से बनता है कोई पर्टिकुलर बॉन्ड, तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है, बन रहा है बॉन्ड तो एनर्जी रिलीज होगी। या फिर इट इज ऑल्सो डिफाइंड टू ब्रेक वन मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड इनटू गैसियस एटम, या गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दो तो जो एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी वही क्या है, तुम्हारे पास बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि HCl गैस बनाना है। ठीक है, तो गैसेस एटम से बनाना है, H गैस और Cl गैस, ये दोनों एटम है, इन दोनों गैसेस एटम से बना है HCl गैस। तो इसका डेल्टा H इस रिएक्शन का निकल के आ रहा था वो -431 किलो जूल पर मोल था। इसका मतलब क्या है कि इस HCl बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 431 किलो जूल पर मोल है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल देखते हैं। HH गैस है, H2 गैस है, H2 गैस से 2H गैस में कन्वर्ट किया तो इसका डेल्टा H आ रहा था 433 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस का जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितना है, वो है 433 किलो जूल पर मोल है। इसी तरीके से I2 गैस को कन्वर्ट किया 2I गैस में, डेल्टा H लगा 15.1 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इस I2 गैस का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 15.1 किलो जूल पर मोल है। 15.1 लग रहा है, ठीक है 15.1 है। HI गैस को H गैस और I गैस में कन्वर्ट किया, इसका मतलब क्या, इसको तोड़ने में इतनी एनर्जी लगी। इसका मतलब क्या है कि इस डेल्टा H 299 किलो जूल पर मारा, इसका मतलब HI गैस का जो HI बॉन्ड है, H और I के बीच का जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी 299 किलो जूल पर मोल है। अब हम बात करें कि ठीक है ये चीज तो समझ में आ रही है कि बॉन्ड एनर्जी क्या है। बॉन्ड एनर्जी जो बॉन्ड तोड़ रहे हैं उसको एनर्जी दे रहे हैं, या फिर बॉन्ड बना रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। अब किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं,
तो दोनों चीजें होती है, तो वहां पे हम किस तरीके से उस पूरी रिएक्शन के अंदर डेल्टा एच या हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करें। तो तुम्हें करना क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अभी तक मैं तुम लोगों को यही बता रहा था कि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की एंथैल्पीज रखो, बाद में रिएक्टेंट की, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर होगा पहले रिएक्टेंट फिर बाद में प्रोडक्ट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम पहले वो चीज देखेंगे कि रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट में बॉन्ड बनेंगे। तो पहले बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, बाद में बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन की निकल के आएगी, वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद माइनस बॉन्ड बनने का जो वैल्यू होगी वही डेल्टा एच होगा। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे स्पेशली ये याद रखना है कि हीट ऑफ रिएक्शन जब कभी भी बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में निकालना हो तो रिएक्टेंट को पहले रखना है, प्रोडक्ट को बाद में रखना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत बाहर क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हुए बॉन्ड एनर्जी के केस में हमेशा रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी पहले माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना है, कहीं पे भी अगर बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड डेल्टा एच निकालने की जरूरत पड़ी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे और उस न्यूमेरिकल के बाद बाकी इसके बाद भी वो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, लेकिन एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, उसको पहले ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन CH2Cl2 यहाँ पे लिखा हुआ है गैसियस फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो रहा है C सॉलिड 2H गैस और 2Cl गैस के अंदर। ठीक है, ये टूट के उसमें कन्वर्ट हो गया। दिया हुआ है क्या क्या गिवन है, गिवन है बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी गिवन है, और CCl बॉन्ड मतलब इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी गिवन है। और हमें पूछा है कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे अगर मैं आंसर निकलने की कोशिश करूं तो डेल्टा एच हमारे पास होता क्या है, डेल्टा एच होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ, ठीक है, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट के अंदर देखते हैं कौन कौन से बॉन्ड है। रिएक्टेंट के अंदर हमारा ये है, और रिएक्टेंट के अंदर हम देखें तो दो CH बॉन्ड दिख रहे हैं हमें, एक CH बॉन्ड ये रहा, एक CH बॉन्ड ये रहा। तो 2 इंटू CH लिख दो यहाँ पे, मैं 2 इंटू CH बॉन्ड लिख दूं ताकि हमें यहाँ से सिंपल से दो CH बॉन्ड है। और CCl बॉन्ड कितना है जल्दी से बताओगे, CCH बॉन्ड यहाँ पे 2 इंटू CCl बॉन्ड यहाँ पे 2। ठीक है, माइनस अगर मैं प्रोडक्ट में जाऊं तो प्रोडक्ट में कोई भी बॉन्ड नहीं बना हुआ है, सारे टूटे हुए तो यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया तो प्रोडक्ट का 0 हो गया, प्रोडक्ट का 0 हो गया, तो हम सीधा वैल्यू पुट करते हैं। CH के लिए वैल्यू कितनी है, यहाँ पे CH की वैल्यू है 415 किलो जूल, तो 2 इंटू 415 प्लस 2 इंटू CCl के लिए कितनी बॉन्ड एनर्जी है, 326 किलो जूल है, तो 326 किलो जूल कर दिया। इन सारी की वैल्यू तुम फाइंड आउट करके निकालोगे तो तुम्हारे पास आंसर निकल के आएगा 1482 किलो जूल। ये 1482 किलो जूल का क्या मतलब है, 148 किलो जूल एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है तुम्हारा पूरा एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा अगर हमें कोई पूछेगा कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना होगा, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकल के आएगा 1482 किलो जूल। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको जनरली जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए करवाया था। इसके आगे और भी क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। बोर्ड पे तुम्हारे सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जल्दी से जाओ आंसर निकालो, फिर सॉल्व करते हैं। जल्दी से जाओ, फास्ट। तो आई थिंक तुम लोगों ने जाके उसको सोल्व किया होगा। अब जल्दी से मैं इसका आंसर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारे पास, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथीन। इथीन का हमें हीट ऑफ कंबशन फाइंड आउट करना है। इथीन हमारे पास ये रहा C2H2, इसको 3O2 के साथ रिएक्शन करवाया, 2CO2 2H2 है हमारे यहाँ पे बना। अगर मैं बात करूं जो ये रिएक्शन लिखी हुई है, अगर मैं इस रिएक्शन का जो भी हीट है वो डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी वो डेल्टा एच मान लेता हूँ, तो वही डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, वही डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन मेरा डेल्टा एच ऑफ कंबशन के बराबर होगा। ये चीज समझ में आई है, क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन लिखी हुई है, डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H4 गैस के बराबर होगा। अगर C2H4 के तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अगर हम निकाल लेते हैं तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, यहाँ पे बराबर होगा सिग्मा ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अगर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में हमारे पास कौन कौन है, रिएक्टेंट में हमारे पास है एक तो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, एक तो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है, एक उसको लिख देता हूँ प्लस, एक अगर तुम देखोगे तो 4 CH बॉन्ड है, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड और फोर्थ बॉन्ड, तो 4 इंटू CH बॉन्ड भी लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के बॉन्ड है, तो प्लस 3 इंटू 4 डबल बॉन्ड हो, ये मेरे पास क्या हो गया, ये पूरा रिएक्टेंट हो गया, माइनस हम पूरा प्रोडक्ट लिखूंगा यहाँ पे।
प्रोडक्ट हमारे पास क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट में हमारे पास अगर इसको देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है एक तरीके से, ये सी डबल बॉन्ड हो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर ये सी डबल बॉन्ड इस तरीके तो सीओ बॉन्ड कितने हैं, एक मोल के अंदर दो सीओ बॉन्ड है, तो दो हो गए तो कितना हो गया, 4 इंटू सीओ बॉन्ड हो गया। ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि एक मोल अगर मैं CO2 लूंगा तो उसके अंदर दो सीओ बॉन्ड आएंगे, लेकिन मेरे पास तो दो मोल है तो 4, तो 4 इंटू सी हो गया। इसी के साथ प्लस ये पूरा प्रोडक्ट वाला चल रहा है, तो H2O में अगर मैं देखूं तो H2O का क्या होगा, H2O का होगा OH, तो इसके अंदर भी OH कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 4, क्योंकि दो मोल है, तो 4 इंटू OH। ये चीज मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, ये पूरा रिएक्टेंट हो गया। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सी डबल बॉन्ड सी की वैल्यू कितनी है, 619 पुट करते हैं, प्लस 4 इंटू करके देखते हैं। सी एच बॉन्ड की एनर्जी 414, तो 4 इंटू 414 पुट कर दिया, प्लस चलते हैं 3 इंटू ओ डबल बॉन्ड ओ की एनर्जी कितनी है, 499, तो 499 पुट कर दिया। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया पूरा रिएक्टेंट वाला, माइनस करके चलते हैं 4 इंटू, अब है मेरे पास सीओ की बॉन्ड एनर्जी, सीओ कितना है, सीओ है मेरे पास 724 प्लस, और OH कितना है 4 इंटू 460। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे तुम्हारा पुट कर दी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद तुम्हें आंसर निकालना है, तो वो आंसर तुम्हारे पास निकल के आएगा -964 किलो जूल पर मोल। तो ये डेल्टा एच निकल के आया, यही एक तरीके से क्या है, यही डेल्टा एच कंबशन है, यही डेल्टा एच कंबशन है किसका, C2H4 मतलब इथेन गैस का। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -964 किलो जूल पर मोल। तीन चीज समझ में आ गई होगी कैसे बॉन्ड एनर्जी को डेल्टा एच कंबशन से रिलेट किया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी फॉर N2O। रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है N2O की फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कुछ डेटा दिया हुआ इसका यूज करके देखते हैं। एंड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन फॉर N2 इज 82 किलो जूल पर मोल। तो हमें जो क्वेश्चन में जो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन अब तुम खुद बताओ ऑब्जर्व्ड है या फिर कैलकुलेटेड है। वो एक्सपेरिमेंटल है ना, तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन हमें ऑब्जर्व्ड दिया हुआ है, तो ऑब्जर्व्ड कितना दिया हुआ है, 82 किलो जूल पर मोल। तो ये 82 किलो जूल पर मोल तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है, डेल्टा एच नॉट ऑब्जर्व्ड माइनस कैलकुलेटेड, तो ऑब्जर्व्ड मुझे पता है, कैलकुलेटेड निकालना है, तो कैलकुलेट निकालने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसकी ये देखोगे तो ये 1 मोल बन रहा है, तो किसका डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालना है, तो इसका 1 मोल बन रहा है, हाँ 1 मोल बन रहा है। किससे बन रहा है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है। चल रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डेल्टा एच फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालते हैं, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन कैलकुलेटेड निकालते हैं, कैलकुलेट निकालने की कोशिश करते हैं, क्या कैलकुलेटेड होगा, ठीक है। तो कैलकुलेटेड किसके बराबर होगा, जो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन होगा। डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। ये चीज समझ में आ रही है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कर दिया। इसके बाद आगे चलते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के अंदर कौन कौन है। रिएक्टेंट के अंदर मेरा N2 के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 946, तो मैंने 946 पुट कर दिया। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N है, N ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये वैल्यू होगी प्लस, एक O डबल बॉन्ड हो यहाँ पे तो प्लस हाफ इंटू O डबल बॉन्ड हो, एक ये चीज निकल के आ गई, माइनस प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में कौन कौन है मेरे पास, प्रोडक्ट में है मेरे पास N2O है, उसमें एक NN बॉन्ड है और एक NO बॉन्ड है, तो NN बॉन्ड की एनर्जी प्लस NO बॉन्ड की एनर्जी, कुछ ऐसे वैल्यू पुट करेंगे। तो NN बॉन्ड की अगर एनर्जी पुट कर, N ट्रिपल बॉन्ड N की एनर्जी पुट करूँ तो कितनी होगी, 946, तो 946 पुट कर दिया, प्लस हाफ इंटू O डबल O की करेंगे तो 498, तो 4.1/2 इंटू 498 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N की एनर्जी पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 418, प्लस N डबल बॉन्ड O की एनर्जी पुट करेंगे तो ये आएगा 607, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मैंने क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर निकल के आएगा 170 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये सारी वैल्यूज तुम कैलकुलेशन पार्ट है, तुम खुद करोगे, तो ये डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन कैलकुलेटेड आया। अब मेरे को निकालनी है रेजोनेंस एनर्जी, तो मैं इसको आर ही लिख रहा हूँ। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी होता है मेरे पास डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व्ड कितना है, ऑब्जर्व्ड है मेरे पास 82 और ये कितना है -170, तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा अप्रोक्स -88 किलो जूल पर मोल।
मतलब जो यहाँ पर N2O की रेजोनेंस एनर्जी है वो कितनी है, -88 किलो जूल पर मोल। आई थिंक चीजें क्लियर होगी होगी क्या किया हुआ है यहाँ पे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। और आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, तब तक के लिए बाय।